देखिए ये रॉयल पैलेस है वर्सलीज, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सलीज, हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है। पूरे तरीके से एक शानो शौकत वाला जीवन जीता था राजा जो था लुई 14वां। और ये पूरा शीशों से बना हुआ है, पूरा शीश महल है। और ये जो लुई 14वां था ये लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं रखता था, ठीक है। अपने पर्सनल जो इसकी पर्सनल लाइफ थी बस उसी में ही ये मगन रहता था। एक आलीशान शानो शौकत वाला जीवन जीता था, ठीक है। लोग कैसा जीवन जी रहे हैं या पूरे देश भर में क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं रखता था। इस वजह से भी लोगों में गुस्सा था। ये इसकी रानी है, 20 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी लुई 14वां जो था उसकी। और ऑस्ट्रिया की थी जो रानी है। ज़्यादा जो इसका फोकस रहता था इसका भी अपनी लाइफ पर ही होता था। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, न्यू ड्रेसेस, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से अनपॉपुलर थी फ्रांस के लोगों में, क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रिया की थी, दूसरे देश की थी, दोस्त भी इसके ज़्यादा नहीं थे। तो ये सब कारण बने। तो ये मैरी एंटोनेट के और फोटो इसमें दिए गए हैं। पैलेस ऑफ वर्सलीज, ये महल पूरा शानो शौकत वाला महल जिसमें राजा और ये रानी पूरा एंजॉय करते थे। अच्छा देखिए, जो फिलोसफर थे उस टाइम पर, 3 फिलोसफर्स थे ये मेन। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इनका इमरजेंस होता है, ये अपने विचार लोगों में रखते हैं। उनके विचारों का प्रभाव, उनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा पड़ा लोगों पर, जो कि बाद में क्रांति का कारण बनता है। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन का कारण बना था उसमें मेनली इनका रोल प्ले था, जो फिलोसफर हैं ये। जॉन लॉक की एक जो उसने लिखा है अपनी किसकी बुक है जिसका नाम है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उसने लिखा कि राजा के जो अधिकार हैं वो दैवीय नहीं होने चाहिए, मीन्स वो गॉड से नहीं होने चाहिए। उसे जो अधिकार हैं वो जनता से मिलने चाहिए, ठीक है। और राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसने इस तरीके के विचार लोगों के सामने रखे। इसके अलावा जीन जैक्स रूसो ने इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक ठीक इसने अपने विचार रखे और ये कहा कि लोग अपने जो प्रतिनिधित्व हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनका चुनाव करें। जो सरकार के पास जो अधिकार होंगे वो लोगों से मिलकर होंगे, ठीक है। मतलब सरकार जो बनेगी वो व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके के विचार रूसो ने अपने क्या कहते हैं रखे उस टाइम पर। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने इसकी जो इसकी क्या कहते हैं बुक्स थी, उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसने कहा कि एक ही राजा के पास सभी तरीके की पावर्स नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। 3 काम होते हैं मेनली गवर्नमेंट के। तो उसने ये कहा कि ये तीनों एक ही राजा के पास नहीं होने चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। इनकी बॉडीज अलग अलग होनी चाहिए। जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है वो अप्लाई ना करे उसको, वो लागू करने के लिए डिपार्टमेंट अलग हो, उसके लिए लोग अलग हों, और जो न्याय करने वाले लोग हों वो अलग हों, उनसे वो अलग हो। तो तीनों का काम अलग अलग है। तो इस तरीके के विचार इन्होंने लोगों के सामने रखे। इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा लोगों पर। और जो अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पर 13 स्टेट्स में जो रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद अमेरिका
आज़ाद हुआ तो इन्हीं के विचारों का वहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर जो लोग कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, इसके अलावा सेमिनार होते थे। ठीक है, तो उनमें गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी इनके विचारों को लेकर, और इनके विचारों के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी इनके बारे में लिखा जाता था। इनके विचारों के बारे में लोग पढ़ते थे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता था ताकि आम लोग भी उसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो इस तरीके से जब लोगों के पास इस तरीके के विचार गए तो लोगों में फिर गुस्सा भड़क उठा और वो क्रांति का कारण बना। 5 मई 1789 को राजा ने, जो लुई 14वां था, उसने नए टैक्सेस के लिए, जो न्यू टैक्स भी प्रपोज किए जाने थे, उनके लिए मीटिंग बुलाई, असेंबली, स्टेट जनरल। कहाँ बुलाई? हॉल ऑफ वर्सलीज में। ठीक है, न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास कराने के लिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कितने थे? 300 थे, 300 थे दोनों के। और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे 600, जो नाम में ज़्यादा ही एजुकेटेड लग रहे थे, थर्ड स्टेट वाले। इसके अलावा पीजेंट्स, आर्टिसियन और वुमेन्स को मना कर दिया गया था कि वो असेंबली से बाहर रहेंगे, वो असेंबली में उनको नहीं आने, उनके लिए वर्जित था। लेकिन इसके अलावा 40,000 जो लेटर्स के माध्यम से उनकी जो शिकायतें थी या डिमांड थी उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी। उनको ये जो थर्ड स्टेट वाले थे रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ में लेकर आए थे। तो स्टेट जो जनरल के जो नियम थे उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली 1 वोट का राइट था। प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक स्टेट को वो 1 वोट कर सकता था, 1 वोट का राइट था। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो डिमांड करते हैं कि असेंबली के जितने भी लोग हैं सभी को 1 वोट उनको मिलना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हैं, थर्ड स्टेट के हैं, सेकंड स्टेट के, सभी को 1 वोट उनको मिलना चाहिए। राजा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। इस प्रपोजल के रिजेक्ट होने के साथ ही जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जिसके रिप्रेजेंटेटिव से, वो विरोध करते हुए सभा से बाहर निकल जाते हैं। तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुद को राष्ट्र के प्रवक्ता मानते थे। वे लोग 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में वो जमा होते हैं। ये वर्साई में एक टेनिस कोर्ट था, उसमें जमा होते हैं, सभी इकट्ठा होते हैं। इनको लीड करने वाले थे मिराबेओ और आबेसिए। ठीक है, इनको लीड कर रहे थे और वो डिक्लेयर करते हैं कि वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और ये स्वेयर करते हैं कि नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। जब तक ये जो असेंबली है, ठीक है, नेशनल असेंबली उन्होंने खुद को घोषित किया था और ये शपथ ली कि जब तक वो राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते तब तक ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और जो इनका लीड कर रहे थे वो मिराबियो और आबोसिए थे। जो मिराबियो था ये नोबल फैमिली में, कुलीन फैमिली में इसका जन्म हुआ था वैसे तो, लेकिन ये जो उनके लिए जो विशेषाधिकार रखे गए थे कुलीन फैमिलीज़ के लिए, नोबल फैमिलीज़ के लिए, वो उससे सहमत नहीं था। ये थर्ड स्टेट के साथ में था ये। इसके अलावा इसने एक अपना जर्नल भी निकाला था और इसने पावरफुल स्पीच भी दी। ठीक है, ये जो टेनिस कोर्ट में जो लोग जमा हुए थे यहाँ पर, तो इससे काफ़ी लोग जो प्रभावित हुए।
ठीक है। इसके अलावा जो आरबीसीए था ये मूलतः क्या था, पादरी था ये, एक है ना, प्रीस्ट, जो वहाँ की चर्च में थे जो धर्मगुरु पादरी। ठीक है, तो उसने wrote an influential pamphlet called What is the Third State। ठीक है, एक इसने पम्पलेट लिखा, काफ़ी इफेक्टिवली था ये, काफ़ी प्रभावशाली था, जिसमें उसने लिखा कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, फाइनली फिर जो राजा था उसने भी जो प्रजा की जो विद्रोही प्रजा थी उसकी शक्ति का अनुमान लगाकर लुई 14वां ने भी अंततः जो नेशनल असेंबली थी उसको मान्यता दी थी, रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, और ये मान लिया कि उसके सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, संविधान ड्राफ्ट जो किया गया था उसको उसने स्वीकार करना, उसने उसको स्वीकार किया, और 4 अगस्त 1789 को तो रात को असेंबली ने जो टैक्सेस थे और जो उनकी ड्यूटीज़ थी, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्यूडल जो सिस्टम था उसका उन्मूलन करने के लिए एक आदेश निकाला। ठीक है, ये जो असेंबली बनाई गई थी 30 स्टेट्स के द्वारा, और इसमें जो पादरी जो वर्ग था उसके भी जो विशेषाधिकार थे उनको छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो धार्मिक जो टैक्स था, ठीक है, टाइट्स, उसको भी समाप्त किया गया। चर्च की जो भूमि थी, जो उसके प्रॉपर्टी थी, उसको भी जब्त कर लिया गया, उसको भी जनता की जो संपत्ति है वो बना दिया गया। इस तरीके से करीब 20 अरब लिब्रे, ठीक है, 2 बिलियन लिब्रे की जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार के हाथों में आ गई थी। ठीक है, इस तरीके से नेशनल असेंबली जो है बनाई गई, कंप्लीटेड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ठीक है, इसका एम था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इस तरीके से नेशनल असेंबली को ये काम सौंप दिया गया कि वो संविधान बनाए और मोनार्क जो था, जो राजा था, उसकी शक्तियों को सीमित करने वाला एक संविधान बनाए। पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो पावर्स थी ये अब अकेले राजा के हाथों में नहीं होंगी, बल्कि 3 इंस्टीट्यूशंस इसके होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरीके से अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, अब जो पावर थी कानून बनाने की वो किस में थी, नेशनल असेंबली में थी। ठीक है, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुई थी। जैसे भारत का संविधान बनाया गया था तो भारत के संविधान में भी लोग जो पहुंचे थे वो इनडायरेक्टली लोग उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली हुआ था। तो इस तरीके से जो लोग सीधे जो इसके मेंबर हैं उसको उनका चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि वो वोट करेंगे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स का। ठीक है, वो प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और वो प्रतिनिधि जो चुने हुए होंगे वो चूज करेंगे असेंबलीज के लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो वोट कर सकते थे इसमें इलेक्शन में जो वोट कर सकते थे उनके लिए कम से कम 25 साल जो है 25 ईयर उसकी एज निर्धारित की गई। और वे लोग भी वो होंगे जो टैक्स पे करते हो कम से कम 3 दिन की लेबर के बराबर। ठीक है, मंथ में 3 दिन की लेबर के बराबर वो टैक्स पे करते हो, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया। इसके अलावा जो अदर जो लोग थे वो वोट नहीं कर सकते थे, और महिलाओं को भी इसमें वोट करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोविज़न किया गया।